मेरी सजेशन ये है कि कोई भी बिगनर्स आता है, ठीक है, तो 1 मंथ मिक्स ट्रेनिंग करे, बटरफ्लाई करे, चेस्ट प्रेस मशीन करे, अगर बैक कर रहा है लैट पुल डाउन्स को परफॉर्म करे, ड्राइंग परफॉर्म करे, डेडलिफ्ट्स, बारबल ड्राइंग, डंबल ड्राइंग, इनके पास ये एक्सेस तब फिर जब आप थोड़े से एक्सपर्ट होते हैं। अपने ट्रेनर से पूछे, उससे कंसल्ट करें कि आया कि आपको लगता है कि अभी कुछ वर्कआउट परफॉर्म कर सकते हैं। अगर अभी ट्रेनर्स की नज़र सब पे होती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फिटनेस पॉडकास्ट थिंग्स दे डोंट वांट अस टू नो। आज हमारे साथ हैं हमारे ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट, हमारे रिहैब एंड मोबिलिटी एक्सपर्ट। ये स्टार्ट हुए थे देसी ट्रेनर्स के साथ और इन्होंने देसी ट्रेनर्स के साथ, देसी कोचेज़ के साथ, फिर आजकल के ट्रेनर्स, आजकल के कोचेज़ जो मॉडर्न ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, इन सब का पार्ट रहे हैं। मैं ज़्यादा इंट्रोडक्शन करवाऊंगा तो ये काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। आते हैं डायरेक्ट। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। वैसे आराम चलिए आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक है बिलाल भाई। आपको पता है फिटनेस का जो आजकल ट्रेंड है वो बहुत इन है। हमारी कोशिश है, मुहारिब की एक बड़ी कोशिश इस चीज़ की है कि हम फिटनेस कल्चर, जिम जाने वाला कल्चर, हेल्थ कल्चर प्रमोट करें। इसी में आपको पता है हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, वीडियोस बनाते हैं। हमारे हैंडल्स, इंस्टाग्राम हैंडल्स पे हम मोबिलिटी, ट्रांसफॉर्मेशंस, पावर लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग, हर चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। हेल्थ, डाइट को प्रमोट कर रहे हैं, सब कुछ हम बता रहे हैं। इसी सिलसिले में आपसे कुछ रैंडम क्वेश्चंस हैं अवाम के, जो एक कह लें कि परसेप्शन है अवाम के, उसको कुछ क्लियर करना चाहूँगा मैं आपसे। सब आपके पास एक बिल्कुल बिगिनर आया ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। आप चूँकि ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट हैं, आप और मेरा इतना पुराना रिलेशन है कि हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स को मेरे होते हुए आपने ट्रेन किए हैं, माशाल्लाह, ट्रांसफॉर्म किए हैं। और इससे पीछे चले जाऊं तो शायद आपने इससे भी ज़्यादा किए होंगे। जब आपके पास कोई बिगिनर आता है सबसे पहले, तो आपके लिए उसके मुताबिक सबसे पहली चीज़ क्या है? आप उसको डायरेक्ट मसल ट्रेनिंग पे लगा देते हैं, या आप कहते हैं कि पहले हफ्ते, पहले 10 दिन वो सिर्फ कार्डियो करता रहे, या वो सिर्फ पुशअप्स पुलअप्स करता रहे? मतलब आपके लिए एक बिल्कुल बिगिनर आपके पास आया है कि यार बिलाल भी कोचिंग चाहिए, तो आपके लिए क्या पैटर्न होगा जो आप उसे बता रहे होंगे? मेरे पास जब भी कोई स्टूडेंट आता है, सबसे पहले मैं देखता हूँ उसने मसल बिल्डिंग करना है या फैट लॉस करना है, तो मैं उसकी बॉडी में तो देखता हूँ। अगर मान लेते हैं अगर वो फैट लॉस कर रहा है तो मैं उसको पहले जनरल ट्रेनिंग शुरू करवाता हूँ, जनरल वार्म अप से शुरू करवाता हूँ, जैसे कार्डियो, ट्रेडमिल्स, साइकिल्स, एलिप्टिकल्स। उसके साथ बेसिक मिक्स वर्कआउट करवाता हूँ, बाइसेप्स का, चेस्ट का, बैक का, ताकि उसकी बॉडी जो है एक तरीके से ठीक है, बॉडी बिल्डिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो उसका। आपने बीच में वार्म अप का जिक्र किया। मेरे ख्याल से वार्म अप और इंजरीज का बहुत डायरेक्ट रिलेशन है। इसको आप ही एक्सप्लेन करें कि वार्म अप के साथ वर्कआउट करना या वार्म अप के बगैर वर्कआउट करना, दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, मैं थोड़ा सा इंजरीज़ के मामले में बड़ा स्पीक हूँ और इंजरीज़ को मैं बहुत देखता हूँ। मैं वैसे भी जिम में किसी को भी इंजरीज होती है मेरे पास आते हैं, क्योंकि मेरी इसमें एक्सपर्टीज़ है। तो जिसको भी इंजरी हो वो मेरे पास आता है। तो मैं हमेशा वार्म अप लाजमी करवाता हूँ। पहले मैं जनरल वार्म अप करवाता हूँ, उसके बाद मैं स्पेसिफिक वार्म अप करवाता हूँ। स्पेसिफिक वार्म अप में से हम जोन सा वर्कआउट कर रहे हैं, अगर चेस्ट का कर रहे हैं तो हम चेस्ट का वर्कआउट, चेस्ट का वार्म अप करेंगे। अगर हम बैक का कर रहे हैं तो बैक से वार्म शुरू करेंगे। वार्म अप बहुत ज़रूरी है अगर आप इंजरी से बचना चाहते हैं। शॉर्ट टर्म में मेरे पास बच्चे आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, बिगनर्स आते हैं, 18 साल के, 20 साल के। जिस तरह मैं अपनी एज में था, बस आना, बहुत ज़्यादा लिफ्ट करना, बस दिखाना कि इम्प्रेस करना सबको कि यार मेरे में कितनी जान है, मेरे में कितनी स्ट्रेंथ है, और उसका बायस से होता था कि इंजरीज होती। इसलिए मैं थोड़ा सा इंजरीज में मैंने एक्सपर्टीज़ नहीं है और इसको मैंने पढ़ा है, इसको सीखा है। तो मैं अब भी मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं तो मैं उनको वार्म अप सजेस्ट करता हूँ कि पहले वार्म अप करें। वो करना चाहते, नहीं भी चाहते, तो उन्हें मैं वार्म अप लाजमी करवाता हूँ कि यार आप वार्म अप करें, देन हम वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। वार्म अप से आप इंजरी से बहुत बच। इसी का फॉलोअप क्वेश्चन है। मैंने मार्केट के आजकल ट्रेंड्स हैं, सबसे ज़्यादा 2 कॉन्सेप्ट्स मार्केट में ज़्यादा मशहूर है। एक ये है कि आप जिम आएँ, वार्म अप करें स्टार्ट में, और उसके बाद अपना पूरा वर्कआउट करें। ठीक है, लेट्स से कि आपने बेंच प्रेस से आप इंक्लाइंड बेंच की तरफ मूव हुए हैं, तो आप बेंच प्रेस पे लेट्स से आपने 80 kg स्टैक किया है, तो आप इंक्लाइंड बेंच पे पहला सेट ही 60 kg या 80 kg पे लगाएंगे, क्योंकि आप फॉलो अप कर रहे हैं ना वर्कआउट। एक ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि आप फुल बॉडी वर्कआउट या पहले वाला वार्म अप नहीं करते, आप हर एक्सरसाइज का जो पहला सेट है वो वार्म अप सेट होता है।
उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता वेट बढ़ाते हैं। आपके ख्याल से ज़्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी कौन सी है? आपने अगर एक बार वार्म अप कर लिया है, मतलब आप चेस्ट का वर्कआउट कर रहे हैं और चेस्ट में आपने लाइट वेट से हाई रेस्ट परफॉर्म कर ली, ठीक है, आपकी बॉडी आपको खुद बताना शुरू कर देती है, आपकी बॉडी वार्म अप हो गई। ठीक है, अगर आप कोच से ट्रेनिंग कर रहे हैं तो वो आपसे से देखता रहता है। अगर आपने एक वार्म अप कर लिया और आप उसने फर्स्ट एक्सरसाइज में आपने अच्छा लिफ्ट कर लिया, मतलब चेस्ट प्रेस में आपने अच्छा वार्म किया और आपने 80 kg 90 kg लिफ्ट कर लिया, इट मीन्स दैट कि आपकी चेस्ट वार्म अप हो गई है। अब नेक्स्ट वर्कआउट जो है वो आप अपनी अच्छी लिफ्ट से शुरू करेंगे। अब अगर आप इंक्लाइन कर रहे हैं तो इंक्लाइन आपकी 60 kg 50 kg से ही लिफ्ट होगा, बिल्कुल ठीक। वो डायरेक्ट वार्म अप से शुरू नहीं होगी। या अगर आप बटरफ्लाई कर रहे हैं तो डायरेक्ट बटरफ्लाई आप 2 या 3 मिनट से शुरू नहीं करोगे, अपने बेस्ट वेट से शुरू करोगे। देखो एक बार वार्म अप करना काफ़ी है। काफ़ी है, ठीक है। इसी के आगे लाली मुझे ये बताइएगा, स्पेसिफिक हमारे पास आजकल 2 तरह के बेसिक क्लासिफिकेशन है जिम में। एक है मशीन एक्सरसाइजेस और एक है फ्री वेट एक्सरसाइजेस। आपके ख्याल से हेल्दी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए या वैसे जिम आके बॉडी बिल्डिंग के लिए आपके ख्याल से ज़्यादा इफेक्टिव मशीन वर्कआउट है बिगिनर के लिए या फ्री वेट वर्कआउट है? देखिए, बिगनर्स के लिए सबसे बेस्ट ये है कि वो जिम आए और मशीनरी से वर्कआउट शुरू करे, मशीन वर्कआउट करे। मशीन्स जो होती हैं उसमें एंगल आपके आइसोलेट होते हैं। ठीक है, आपने जिस वर्कआउट के लिए मसल्स वर्कआउट के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं वही आपका मसल्स फॉर्म हो रहा होता है। बिल्कुल ठीक है, आप ना चाहते हुए भी सही एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, अब अगर आप कंपाउंड मूवमेंट्स ही ट्रेन करना शुरू कर देंगे या डंबल प्रेसेस से शुरू करना शुरू कर देंगे या चेस्ट बारबल प्रेस से शुरू करना शुरू कर देंगे स्टार्टिंग डे 1 से ही, तो वो बहुत डेंजरस है। मेरी सजेशन ये है कि कोई भी बिगनर्स आता है, ठीक है, तो 1 मंथ मिक्स ट्रेनिंग करे। मिक्स मीन्स मशीनरी वर्कआउट से ट्रेनिंग करे। चेस्ट की जो वर्कआउट है वो मशीन से ट्रेन करे, बटरफ्लाई करे, चेस्ट प्रेस मशीन करे। अगर बैक कर रहा है लैट पुल डाउन्स को परफॉर्म करे, रोइंग परफॉर्म करे, डेडलिफ्ट्स, बारबल रोइंग, डंबल रोइंग। इनके पास ये एक्सरसाइज तब करे जब आप थोड़े से एक्सपर्ट हो जाए। अपने ट्रेनर से पूछे, उससे कंसल्ट करे कि आया कि आपको लगता है कि अभी वर्कआउट परफॉर्म कर सकते हैं। अगर ट्रेनर्स की नज़र सब पे होती है, अगर आपका ट्रेनर कहता है कि हाँ यार कि आप अभी परफॉर्म कर सकते हैं, अब मैंने देख लिया कि यार आपकी बेसिक स्ट्रेंथ बन गई हुई है और आपके एंगल्स भी ठीक हो गए हैं, देन आप थोड़े से कंपाउंड मूवमेंट की तरफ आ सकते हैं। बीच में आपने ट्रेनर्स का जिक्र किया, व्यूअर्स मैं आपको भी ये चीज़ बताता जाऊँ कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। मैंने लास्ट पॉडकास्ट में भी इस चीज़ का जिक्र किया था कि हम कभी भी अपने आप को, इवन अपने बच्चों को या अपने किसी भी छोटे बहन भाई को कह के सेल्फ स्टडी करो भाई, सब कुछ खुद करो, बिना किसी चीज़ के खुद देखो। यूट्यूब देख के क्यों नहीं आप पढ़ लेते? इन सब चीज़ों के लिए हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें हर जगह क्वालिफाइड टीचर्स मिलें। सिमिलरली फिटनेस इज़ ऑल अबाउट योर होल लाइफ। आप अगर एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारते हैं, आप 60 साल जिएंगे तो आप हेल्दी जिएंगे, 70 साल जिएंगे तो आप हेल्दी जिएंगे। जीना मरना सब अल्लाह के हाथ में है, मौत का वक्त हर एक का मुकर्रर है। हम इसको हेल्दी तरीके से वहाँ तक पहुँचते हैं या अनहेल्दी तरीके से वहाँ तक पहुँचते हैं। इसीलिए कोचेस को, ट्रेनर्स को ज़रूर हायर करें। स्पेसिफिकली अगर आप बिगिनर स्टेज में हैं, हाँ आप इतने सेल्फ सस्टेन हो चुके हैं, आपको वर्कआउट आ गया तो आप अपना वर्कआउट भी कर सकते हैं। लेकिन इसी को ध्यान में रखें कि जो बड़े बड़े ओलंपिया कंपेटिटर्स भी हैं उनके पास भी कोचेज और ट्रेनर्स होते हैं। ये इतनी इंपॉर्टेंस है इस चीज़ की। लाल भी इसी सवाल को कह रही, चेस्ट के वर्कआउट में सबसे ज़्यादा मज़े की जो डिस्कशन होती है वो होती है कि डंबल मूवमेंट्स अच्छी हैं कि बारबेल मूवमेंट्स अच्छी हैं। इसके बारे में आप? पर्सनली मुझे बारबल बहुत पसंद है। ओके, ठीक है, मैं बारबल लिफ्ट करने से एक अलग ही मुझे मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, डंबल लिफ्ट सब करते हैं, अच्छा लिफ्ट करते हैं। वैसे रिसर्च ये कहती है कि डंबल मूवमेंट जो है अच्छा मसल बिल्ड करने में हेल्प करती है, अच्छी हाइपरट्रॉफी बिल्ड करती है। अब उससे मसल्स डंबल्स मूवमेंट से अच्छा मसल बेस्ट आ जाता है। लेकिन मुझे पर्सनली बारबल पसंद है। बिल्कुल ठीक है। अगेन अगर आपके पास कोई आके चाहता है कि यार मुझे आप आइसोलेट मूवमेंट्स करवाएं तो आप उसको डंबल से भी ट्रेन करेंगे। लेकिन अगर आपका पर्सनल परसेप्शन हो तो आप कहेंगे। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट है बॉडी बिल्डिंग में, हम जब ब्रो स्प्लिट करते हैं तो आम आवाम को तो शायद इस चीज़ का नहीं आइडिया कि आपके हर फॉर एग्जांपल आप जब चेस्ट की ट्रेनिंग करते हैं तो आपका कहीं ना कहीं शोल्डर भी ट्रेन हो रहा होता है, आपका ट्राइसेप भी ट्रेन हो रहा होता है। सिमिलरली जब आप बैक ट्रेन कर रहे होते हैं तो आपका बाइसेप भी ट्रेन हो रहा होता है। तो आपके ख्याल से जो बेस्ट स्प्लिट है जो कि मेजॉरिटी ऑफ आवाम को करना चाहिए वो क्या है? क्या वो ब्रो स्प्लिट है या आप पुश पुल लेग प्रेफर करें या आप अपर लोअर बॉडी प्रेफर करें? आपके ख्याल से बेस्ट स्प्लिट क्या है? मेरे हिसाब से बेस्ट स्प्लिट ये है कि अगर कोई बिगनर है तो वो डबल मसल से शुरू करे, चेस्ट एंड ट्राइसेप से। एग्जाम्पल के तौर पे अगर वो सिंगल मसल बेस, मान लो मेरा बिगनर आता है
ठीक है, और मैं से ब्रॉ स्प्लिट शुरू करवाता हूँ। तो ब्रॉ स्प्लिट बच्चे जो होते हैं उन्हें वर्कआउट अभी करना नहीं आता, ठीक है, वो वार्म अप के तरीके से ही 12 रेप से वर्कआउट परफॉर्म करते हैं। 10-12 मिनट में उन्होंने 5 एक्सरसाइज की और वो चले गए। लेकिन डबल मसल से ये होता है कि वो एक मशीनरीज वर्कआउट जो है, मतलब 3 से 4 उन्होंने ट्राइसेप्स परफॉर्म कर ली, ठीक है, और 3 से 4 उन्होंने चेस्ट परफॉर्म कर ली। तो वो बड़ा उनके लिए इफेक्टिव रहता है। वो 2 मसल ट्रेन कर लें तो इस तरह क्या है कि उनके हर 3 दिन के बाद उनकी मसल रिपीट होता रहता है। अगर वो ब्रॉ स्प्लिट करते हैं तो उनका जो मसल जो है वो 1 हफ्ते बाद रिपीट होगा। वो उतनी इफेक्टिव से वर्कआउट कर ही नहीं दे कि वो उनको एक हिस्सा चाहिए ही नहीं है। उनको वैसे ही वो बहुत लाइट तरीके से वर्कआउट परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनका 3-4 दिन में ही रिकवरी हो जाएगी। तो ये मैं सजेस्ट कर दूंगा कि वो डबल मसल करें, क्योंकि 3 दिन के बाद रिकवरी हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। 3 दिन के बाद मैं आपसे वो सवाल पूछूंगा जिसपे आपका रेस्ट बिटवीन सेट्स। मेरा पर्सनल मानना ये है कि आप तसल्ली से एक सेट करें, सो जाएं, उठें और दूसरा सेट करें। आपका इसके बारे में डिफरेंट ओपिनियन है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि एक आइडियल वर्कआउट, आपके पास कोई बिगिनर आ रहा है या कोई इंटरमीडिएट लेवल का बच्चा आ रहा है, तो एक आइडियल वर्कआउट टाइम क्या है कि मैं अगर 45 मिनट में कंप्लीट वर्कआउट कर लूँ जिसमें मैंने 5 एक्सरसाइज या 15 सेट्स परफॉर्म करने हैं, 18 सेट्स परफॉर्म करने हैं, वो बेहतर है, या मैं वो 15-18 सेट्स के लिए 1.5 घंटा लगाऊँ? देखिए, डिपेंड करता है कि आप का लेवल क्या वर्कआउट करने का। जब बिगनर आता है, ठीक है, ज़्यादा होता है बिगनर्स में फ्रेंड्स के साथ आते हैं और वो बातचीत में बहुत टाइम ज़ाया कर देते हैं। बिगनर्स मीन्स के उनसे भी इतना लिफ्ट करना नहीं आता, उनकी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है, और उनकी वर्कआउट स्ट्रैटेजीज उन्हें नहीं आती होती, उन्हें टेक्निक्स ही मालूम होती। तो उनके लिए 3-4 मिनट 2 मिनट रेस्ट करना एक मुझे लगता है कि वो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। वो उतनी एफर्ट से वर्कआउट करते ही नहीं, तो क्या उन्हें पता ही नहीं है उनका बेस्ट वेट क्या है, ठीक है। उन्होंने 70% अपने PR से ट्रेन करना है, 80% PR से ट्रेन करना है, ठीक है। तो वो उस चीज़ का आइडिया नहीं है, तो वो सिर्फ वर्कआउट को परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो उनके लिए 1 मिनट इनफ है। जैसे कि अब आप हैं या हमारे पास रामिश है, वो अच्छा लिफ्टर है। रामिश को और आपको मालूम है कि यार मैं अपने वर्कआउट का 82%, अपने PR का 82% हिट कर रहा हूँ, तो मुझे 2.5-3 मिनट चाहिए, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप लोगों के चक्कर में जो बिगनर्स होते हैं वो फ़ायदा उठाते हैं कि उन्होंने PR की अपना वर्कआउट परफॉर्म किया 40% के साथ, क्योंकि मुझे उन्होंने कहा था कि 3 मिनट रेस्ट लेना है, तो वो 3 मिनट के चक्करों में 3-3, 4-4 मिनट रेस्ट ली। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि उसने कितना रेस्ट लेना। ये वाकई आपने बड़ी अच्छी बात की है कि हम एक ही रूल सब पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जो जिस सिचुएशन में है उसको उसी अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाए। बिलाल भी, इसमें मुझे आगे ये बताइएगा कि आपके पास, आप चूँकि माशाल्लाह ट्रांसफॉर्मेशन आपकी अनगिनत हैं, हमारे सोशल्स भरे हुए हैं आपके ट्रांसफॉर्मेशन से। फैट लॉस आपके ख्याल से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर किसी ने आपके पास फैट लॉस के लिए आना है, तो आपके लिए उसका जिम का 1 घंटा इम्पॉर्टेंट है या जिम के बाहर के 23 घंटे इम्पॉर्टेंट है? मेरी नज़र में जो भी मेरे पास फैट लॉस के स्टूडेंट्स आते हैं, तो उनके मैं कोशिश करता हूँ उनका गोल अचीव करवाने पे मैं ध्यान नहीं रखता। मेरी कोशिश होती है कि लाइफस्टाइल बनाऊँ। लाइफस्टाइल क्या होता है कि लाइफस्टाइल में 1-2 महीने एक्स्ट्रा लग जाते हैं, लेकिन लाइफस्टाइल जो होता है कि वो सुबह उठा है, ना चाहते हुए भी उसने एग्स बनाने हैं, उसने ब्रेड खानी है, उसने शाम के मील में राइस खाना है, चिकन खाना है। जो गोल ओरिएंटेड जो स्टूडेंट्स होते हैं मेरे पास, जो सिर्फ गोल अचीव करने आते हैं, वो 3-4 माह पे अपना गोल अचीव करते हैं एंड दैट्स इट। फिर 4-5 महीने वो वेट बढ़ा के फिर आ जाते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ उनका लाइफस्टाइल बनाऊँ। लाइफस्टाइल बनाने का पर्पस ये होता है उनका कि अगर वो मेरे पास नहीं भी आ रहे, मान लो उन्होंने अपना गोल अचीव कर लिया, उन्होंने मेरे पास 20 किलो लूज़ करना है, 25 किलो लूज़ करना है, वो अगर उसको कर भी लेते हैं, तो उनका एक लाइफस्टाइल ऐसा डेवलप कर दिया होता है मैंने, उसे डेली बेसिस पर उनसे ट्रेन कर करके कि डाइट क्या ली है, वर्कआउट क्या लिया है, या उनको कंसल्ट कर करके, वो मेरे ना होने के बावजूद भी वो अच्छी डाइट करती है। ज़बरदस्त। मेरी कोशिश होती है कि मैं इनका लाइफस्टाइल डेवलप कराऊँ, ना कि इनके गोल सीखूँ। गोल टेम्परेरी होते हैं, ठीक है, तो मैं लाइफस्टाइल पे ज़रा ध्यान देता हूँ। ज़बरदस्त, सुपर है बिलाल भी। मुझे इसमें इसी लाइफस्टाइल का आपने जिक्र किया, लाइफस्टाइल में मुझे ये बताएं, सप्लीमेंटेशन को आप कितना वेट देते हैं? लाइक फॉर एग्जांपल, मेरी डाइट अच्छी है, नेचुरल तरीके से मैं चिकन, अंडे, बीफ ये सब मैं खा रहा हूँ, मेरा वर्कआउट अच्छा है, मैं वर्कआउट जिम में आता हूँ, 1.5-2 घंटे का वर्कआउट करता हूँ, इसके अलावा मैं कोई सप्लीमेंट नहीं लेता, तो क्या मेरे लिए सप्लीमेंट ज़रूरी है, या कोई ऐसा इंडिकेटर है जो मुझे बताएगा कि मुझे अब सप्लीमेंट की? देखिए, सप्लीमेंट्स लेना, देखिए सप्लीमेंट्स मीन क्या है, ये बस टेम्परेरी पार्ट है। जिस तरह आप आपके हेल्प आउट करते हैं आपके लाइफस्टाइल में। अब मान लीजिए, जैसे हमने बताया कि मैं सेल्फ के अच्छा वर्कआउट करता हूँ और मेरी 4-5 मील्स जाती हैं, और मुझे मालूम है मेरे ट्रेनर्स के थ्रू कि मैं कितनी प्रोटीन्स दे रहा हूँ, कितने कार्ब्स दे रहा हूँ, तो आई थिंक सो कि अगर आप सप्लीमेंट्स नहीं भी लेंगे तो वो चलेगा।
अगर आपका लाइफस्टाइल है कि आप डेवलपर हैं, आप डाइट नहीं फॉलो कर पाते, ठीक है, और आप रूटीन में मील्स ही पूरे नहीं कर पाते, आप सुबह उठते हैं, आप जाते हैं ऑफिस में, आपको पता नहीं है अपने वापस कब आना है, तो आप सप्लीमेंट्स आप ऐड कर सकते हैं। फार है, लेकिन मैं पर्सनली सप्लीमेंट कभी रिकमेंड नहीं करता, ठीक है। मैं यही कहता हूँ कि आप पहले डाइट से फॉलो करो। बिगनर्स की कोशिश ही होती है कि वो सप्लीमेंट्स के थ्रू आए, कि सप्लीमेंट क्योंकि देख रहे होते हैं वो सप्लीमेंट्स ट्रेनर बॉडी बिल्डर्स खा रहे होते हैं, जो सप्लीमेंट खाएंगे तो बॉडी बन जाएगी, ऐसा है नहीं। सप्लीमेंट सिर्फ हेल्प करती है ताकि आप अपना लाइफस्टाइल सीधा कर सकें अपनी रूटीन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आप की रूटीन अच्छी है डाइट को लेके, वर्कआउट को लेके, स्लीप अच्छी है, लाइफस्टाइल ठीक है, तो सप्लीमेंट की जरूरत नहीं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। बिलाल भाई आज का आखिरी क्वेश्चन, फिर इंशाल्लाह इसको हम फिर कंटिन्यू करेंगे, ये हमारी सीरीज इंशाल्लाह आपके सामने आती रहेगी। स्लीप कितनी इंपॉर्टेंट है आपकी रिकवरी के लिए, और स्लीप रिदमिक होनी चाहिए, या आप कहें कि मैं आज रात 12 बजे सोया, कल मैं दोपहर 3 बजे सोया, आपकी नज़र में क्या बेहतर है इसका? देखिए, स्लीप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रिकवरी के लिए। लोगों को लगता है कि स्टूडेंट्स को ये लगता है, लोगों की बात नहीं करता, मैं स्टूडेंट्स की बात करूँ क्योंकि मेरे पास तो एक्सपीरियंस है। फिलहाल भी आप वर्कआउट अच्छा करवा रहे हैं क्योंकि मैं करवा रहा हूँ, डाइट भी मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं उनसे डेली रिपोर्ट ले रहा होता हूँ, तो कहीं ना कहीं वो स्लीप को स्किप कर रहे होते हैं। वो दोस्तों के साथ घूमते फिरते रहते हैं सारी रात, 2-3 घंटे सो ली, क्योंकि बच्चे होते हैं वो 2-3 घंटे जाग के पूरा दिन गुजार सकती है, 2-3 घंटे सो के भी अपने उसको मैनेज कर सकती है। लेकिन मैं ये कहूँगा तो आपको 8 घंटे सोना ज़रूरी है, क्योंकि स्लीप जो है आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को बूस्ट करती है, आपकी परफॉर्मेंस को इन्हांस करती है, आपकी जो रिकवरी होती है उसको इन्हांस करती है। इसके अलावा हमारे जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं, जब आप स्लीप की फॉर्म में होते हैं, जब आप 8-10 घंटे सो रहे होते हैं वन गो में, तो आपके ग्रोथ हार्मोन होते हैं वो अच्छे तरीके से वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। जब आप 11 बजे के आसपास 12 बजे के आसपास सोते हैं, आपका मेलाटोनिन हार्मोन जो है, ये स्लीपिंग हार्मोन है जो कि आपके इस टाइम के अंदर एक्टिव होता है, ठीक है। वो आपकी रिकवरीज और आपके हार्मोन्स की रेगुलेशन में बड़ा हेल्प आउट करता है, ठीक है। इसके अलावा आपका स्ट्रेस हार्मोन है, जैसे कोर्टिसोल, आपको पता है कोर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है। जब आप सोते हैं बेस्ट स्लीप से आपका कोर्टिसोल जो है वो नीचे आता है, वो कम होता है। तो इसके अलावा आप इंजरी से प्रिवेंट करते हैं, क्योंकि आप अगर अच्छी तरीके से सो रहे हैं, 8 घंटे सो रहे हैं, तो आप अच्छी रिकवरी कर रहे हैं, ठीक है। अब अच्छी रिकवरी करेंगे तो जारी बात है, अच्छी रिकवरी करेंगे तो अच्छा वर्कआउट परफॉर्म करेंगे, अच्छा वर्कआउट परफॉर्म करेंगे, अच्छे वर्कआउट भी ऐसे आप अच्छी डाइट लेंगे, ज़बरदस्त, ठीक है। अब अच्छी तरीके से सोएंगे नहीं, वर्कआउट नहीं करेंगे, हमें वर्कआउट तो यार चीट मील ले लेते हैं। तो अच्छी स्लीप इन शॉर्ट के आपके 23 आवर पूरे दिन। ज़बरदस्त। चलें, थैंक यू बिलाल भाई, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में। स्टे ट्यून्ड, जज़ाकल्लाह। ठीक है जी।